मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेके पुनः उपस्थित हुए हैं। और वो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नवीन राजवंश का उदय, यानी मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य वर्तमान में अगर देखा जाए तो मगध साम्राज्य बिहार में है, और बिहार के दक्षिण भाग में एक मगध संभाग है। और इस मगध साम्राज्य में गया और पटना के कुछ भाग स्थित थे। और अगर इस मगध साम्राज्य की बात किया जाए तो मगध साम्राज्य का उदय एवं विस्तार प्राक मौर्य युगीन भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अपने समकालीन जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में को पीछे छोड़कर मगध साम्राज्य, मगध ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, जिसे मगध साम्राज्य कहते हैं। और इस मगध साम्राज्य की एक यहाँ पे समस्या होती है कि ये मगध साम्राज्य है, ये किन परिस्थितियों में उदय हुआ। इस मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, या किन परिस्थितियों में इस मगध साम्राज्य का बिहार में उदय हुआ, हम थोड़ा से परिस्थितियों पे या उनके कारण पे थोड़ा से जिक्र करते हैं। मगध साम्राज्य के कारण, अगर हम मगध साम्राज्य की किन परिस्थितियों या कारण बात करें तो उसमें पहला जो है वो है सामरिक भौगोलिक स्थिति, दूसरा कारण है सैन्य संगठन, और तीसरा सामाजिक कारण, और चौथा शासक वर्गों की भूमिका। इन कारणों से मगध साम्राज्य का उदय हुआ। हम पहले कारण पे चर्चा करते हैं, सामरिक भौगोलिक स्थिति। सामरिक भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम देखें तो मगध का जो एरिया है, मगध मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में स्थित था। ये मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में स्थित था, और इसकी जो दोनों राजधानियां थी, चाहे राजगिरी कुशाग्रपुर या गिरिव्रज, और दूसरी पाटलिपुत्र, ये सामरिक दृष्टि से दोनों राजधानियां जो थी ये सुरक्षित थी। क्योंकि अगर हम सबसे पहले राजगिरी की बात करें या गिरिव्रज या कुशाग्रपुर की बात करें तो ये जो राजगिरी या कुशाग्रपुर या गिरिव्रज था, ये चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पहाड़ियों से घिरा एक अभेद शहर था जिसको भेदा नहीं जा सकता था। और इस राजगिरी में जो स्थल जहाँ पे था, ये पर्याप्त वन संसाधन थे, पर्याप्त वन संसाधन या जंगल थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे लोहे की लौह खनिज एवं तांबा की प्रचुरता थी। और यहाँ के जंगलों में एक विशेष बात ये थी कि यहाँ के जंगलों में हाथियां मिलती थी, गज या हाथियां की उपलब्धता बहुत अधिक थी। और इस क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो भी काफ़ी अधिक थी, जनसंख्या भी काफ़ी अधिक थी। लौह और तांबा भी मिल रहा था, हाथियों की संख्या बहुत अधिक मिल रही थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे श्रम की जो आवश्यकता थी वो भी पूरी हो जा रही थी। और बाद में अगर देखा जाए तो मगध साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी बनी, जो दूसरा केंद्र बना, पाटलिपुत्र। तो ये जो पाटलिपुत्र जो नगर था, ये गंगा गंडक और सोन नदियों के मुहाने पे या मध्य में स्थित था, मुहाने पे स्थित था। और इसके अगल बगल में सरयू और पुनपुन नदियां भी बहती थी। और इस प्रकार देखिए तो ये जो पाटलिपुत्र था ये भी प्राकृतिक दृष्टि से एकदम सुरक्षित था, प्राकृतिक दृष्टि से एकदम सुरक्षित था। और इसके साथ साथ क्योंकि ये गंगा गंडक सोन और सरयू पुनपुन नदियों के मुहाने पे स्थित था, तो इसकी तराई क्षेत्र था, तो इसकी जो मिट्टियां भी थी वो एकदम उपजाऊ थी, बहुत उर्वर मिट्टियां थी, मतलब कि जलोढ़ मिट्टियां थी, बहुत उपजाऊ मिट्टियां थी। और इसके साथ साथ इन नदियों के माध्यम से जो जलीय मार्ग हो रहा, मतलब जो जल मार्ग बन गए थे, उनके माध्यम से हमें दो लाभ होते हैं। इन
नदियों के माध्यम से जो व्यापार हो रहा था उससे हमें दो लाभ होते थे। पहला लाभ ये था कि राज्यों के बीच संपर्क बढ़ रहा था, अधिक हो रहा था, और मतलब सब राज्यों के बीच संपर्क बन जा रहा था, और उन्हें जीतने की, मतलब उन राज्यों को जो साथ में बगल में थे या पड़ोस में थे, उनको जीतने की में भी सफलता या सरलता मिल रही थी, या मिल जाती थी, या मिलती थी। इसके साथ साथ इसका जलीय मार्ग का एक दूसरा, इस मार्ग का एक दूसरा लाभ यह था कि इसके माध्यम से जो वस्तुएं थी, जो सामान थे, वो आसानी पूर्वक वो या सुगम पूर्वक वो दूसरी जगह पे वो आ जा सकते थे। इसके साथ साथ हम बात करें इसके दूसरा कारण जो है सैन्य संगठन। तो हम ये जानते हैं कि आर्थिक संपन्नता एवं प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जो भौगोलिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन से युक्त ये मगध जो साम्राज्य था, ये मगध जो राज था, यहाँ पे सैनिक संगठन या सैनिक संगठन एवं विस्तार के लिए मतलब कि उपयुक्त अवसर मिल रहे थे। विस्तार के लिए यहाँ पे बहुत सुगम या उपयुक्त अवसर मिल रहे थे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब तक क्या था कि क्योंकि इस क्षेत्र में हाथियां मिल रही थी, तो सेना में क्या है कि सेना में अब जो है अब हाथियों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा। और इन हाथियों से ये फायदा हुआ कि दलदली क्षेत्रों में ये उस इलाकों में ये जा सकते थे जहां पर अभी युद्ध करना मुश्किल था। और इसके साथ साथ ये अब इन हाथियों के माध्यम से जो दुर्ग थे, उनके फाटकों को, उनको दुर्ग को भी भेदने में थोड़ा सा आसानी हो जा रही थी। इन हाथियों की उपयोगिता बढ़ गई थी, और पहली बार हाथियों का सेना में प्रयोग भी होने लगा था। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी था कि यहाँ पे जब क्योंकि इस क्षेत्र में जो लोहा प्राप्त हो रहा था, अब इन लोगों से अब विभिन्न प्रकार के अब औजार, अस्त्र शस्त्र, युद्ध अस्त्र शस्त्र मतलब बनाए जाने लगे, विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाने लगे, और हाथियों का प्रयोग होने लगा। और इससे जल सेना में मतलब कि जलमार्गों का भी, नदियों के माध्यम से व्यापार हो रहा था, उससे जल सेना भी एक को भी बना लिया गया। और इसके माध्यम से अब जो सैन्य संगठन था, अब वो एक विशिष्ट रूप ले लिया। मतलब कि सैनिक संगठन का ये जो गज सेना थी, और जो जल मार्ग थे, और जो मतलब जो लोहे की जो सामग्रियां जो मिल रही थी, जो उसकी वजह से अब क्या था कि अब सैनिकों को अब सुगमता पूर्वक औजार, और अच्छे और घर्षित और चिकने औजार मिल जा रहे थे। इससे उन्हें युद्ध में भी सफलता प्राप्त होने लगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं इस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का जो तीसरा कारण था, या तीसरी परिस्थितियां जो थी, वो था सामाजिक कारण। क्योंकि हम लोग जानते हैं मगध का जो वातावरण था, ये अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक स्वतंत्र था। क्योंकि हम जानते हैं कि शास्त्रों में, हमारे प्राचीन शास्त्रों में मगध को अनार्यों का देश कहा गया है, अनार्यों का देश कहा गया है। इसलिए यहाँ पर जो ब्राह्मण व्यवस्था थी, एवं जो कट्टरतापन था, और जो द्वैवादिता थी, वो चीज यहाँ पे नहीं थी। और यहाँ के लोगों में एक विकास की या प्रसार की प्रवृत्ति थी। और हमें जानते हैं कि ये जो बिहार का जो मगध का एरिया था, यहाँ पे हमें भारत में दो धर्मों का उदय भी हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं कि हमें दो धर्मों का उदय हुआ, एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। और इन धर्मों के उदय से यहाँ पे जो आडंबर थे, जो कर्मकांड थे, उस पर चोट पहुंची, और फिर उनकी जगह पे अब सरलता और समानता पर बल दिया जाने लगा। और इसकी वजह से इस क्षेत्र का विकास हुआ, और अनुकूल परिस्थितियां भी पैदा हो गई। और इसी वजह से यहाँ पे सामाजिक एकजुटता आई, और इससे मगध के
इनकी उदय के लिए परिस्थितियां तैयार कर दी। अब मगध साम्राज्य के उदय के जो चौथा कारण था, शासक वर्गों की भूमिका। तो हम जानते हैं कि मगध साम्राज्य में विभिन्न राजवंशों एवं उनके शासकों ने भी यहाँ पे शासन किया और विभिन्न राजवंशों का यहाँ पे उदय हुआ। मगध साम्राज्य के उत्थान में इन राजवंशों ने काफ़ी सहयोग दिया, क्योंकि प्रारंभ में हम देखते हैं कि यहाँ पे चाहे बिंबिसार हो या फिर उसका पुत्र अजातशत्रु हो, जिससे बहुत कुशल इन सेनायकों ने मगध साम्राज्य की शासन व्यवस्था में सुधार किया और आगे चल के इनके अग्रवर्ती जो थे शिशुनाग या शेषनाग और फिर महापद्म नंद वंश का जो शासक था महापद्म नंद, जैसे शासकों ने इस मगध साम्राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय में इन चारों प्रकार की परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मगध साम्राज्य के जो वंश थे, मगध साम्राज्य के वंश या राजवंश। तो हम जानते हैं कि मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला जो प्रथम राजवंश था, इसके विषय में काफी मतभेद है, काफी विवाद है। तो इसके लिए हमें अपने महाकाव्यों पे निर्भर होना पड़ेगा। जैसे महाभारत एवं जो हमारे पुराण है, महाभारत और पुराण के अनुसार मगध पर जो शासन करने वाला जो पहला वंश था वो था बृहद्रथ वंश। ये मानते हैं कि पहला जो वंश था वो था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ ये महाभारत और पुराण मानते हैं और ये कहते हैं कि इस पर मगध पर पहला शासन जो करने वाला जो पहला राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था और इसका जो संस्थापक था वो था जरासंघ। जरासंघ इसका संस्थापक था और इसकी राजधानी इसमें थी गिरिव्रज या कुशाग्रपुर। राजधानी थी गिरिवज्र या इसको हम कुशाग्रपुर भी कह सकते हैं। गिरिव्रज या कुशाग्रपुर। लेकिन अगर हम बौद्ध ग्रंथों पे के अनुसार देखें तो बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ ये बताते हैं कि मगध पर जो पहला राजवंश था वो था हर्यक वंश। वो कहते हैं कि उस पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश, जिसे भारतीय इतिहास में त्रितहंता वंश भी कहा जाता है। मतलब पिता की हत्या करके जो शासक बने थे उन्हें त्रितहंता वंश भी कहा जाता है। और इस हर्यक वंश का बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक मानते हैं। लेकिन अगर हमें देखें तो इस मगध समाज का जो क्रमबद्ध जो इतिहास मिलना शुरू होता है वो हमें हर्यक वंश के रूप में हर्यक वंश से शुरू होता है, बिंबिसार के नेतृत्व में। तो मगध पे हम देखते हैं कि 3 राजवंशों ने शासन किया। पहला राजवंश हर्यक वंश, जिसने 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। दूसरा जो वंश बना वो था शेषनाग वंश या शिशुनाग वंश। वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इस राजवंश ने शासन किया। और तीसरा जो वंश था वो था नंद वंश। नंद वंश ने 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया।
अब हम बात करते हैं सबसे पहले हार्यक वंश की। तो हार्यक वंश, हार्यक वंश जो था ये नाग वंश की एक उपशाखा थी। हार्यक वंश नाग वंश की एक उपशाखा थी, और इस वंश का जो संस्थापक था या फिर जो पहला जो शासक था वो था बिंबसार। बिंबसार हार्यक वंश का पहला शासक बिंबसार था। बिंबसार का जो शासनकाल था वो 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक था। 544 से 492 ईसा पूर्व तक मगध वंश का पहला शासक था। और कुछ ग्रंथों में इसकी एक उपाधि मिलती है, इसे सिंहनिक भी कहा गया है। बिंबसार को सिंहनिक भी कहा गया है। हम थोड़ा से, क्योंकि हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं या इनसे प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ जो समकालीन साहित्य हैं या फिर जो बाद के साहित्य हैं उन ग्रंथों में जो आख्यान मिलता है उसके अनुसार हम देखेंगे कि जैसा कि हम महावंश के अनुसार, महावंश में लिखा गया है कि महावंश में कहा गया है कि बिंबसार 15 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना था। मतलब बिंबसार जो था वो 15, महावंश के अनुसार बिंबसार 15 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना था। लेकिन हम वही मत्स्य पुराण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मत्स्य पुराण के अनुसार, मत्स्य पुराण में इसके पिता का नाम दिया गया, इनके मत्स्य पुराण में इनके पिता का नाम जो दिया गया वो दिया गया है क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस या बोधिश। मत्स्य पुराण में बिंबसार के पिता का नाम दिया गया है क्षेत्रोजस या बोधिश, बिंबसार के पिता का नाम। एक कुछ ग्रंथों में भट्टी भी मिलता है। तो जब ये शासक बन गया, बिंबसार जब शासक बना तो इसने एक नई प्रकार की नीति अपनाई, जो कि भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो ये पहली बार था। और ये एक नए प्रकार की परंपरा शुरू की। और हम देखते हैं कि आगे चल के हम अगर मध्यकाल तक जाएं तो वहां पर भी देखते हैं कि वहां पर भी इस नीतियों को बहुत अच्छी तरह से पालन किया गया। जैसे अकबर ने 1562 में कछवाहा राजपूत भादमल या बिहारीमल के साथ, के पुत्र के साथ विवाह किया। मतलब एक वैवाहिक संबंधों की नीति का हमें शुरुआत बिंबसार, मगध वंश का जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था बिंबसार, उसके समय हमें दिखाई देता है। वैवाहिक संबंधों की नीति की शुरुआत होती है। और एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी वो कहते हैं कि यूरोप का जो हैप्सबर्ग था, यूरोप का जो हैप्सबर्ग वंश था और जो बोरबंश वंश की तरह, यूरोप के हैप्सबर्ग और बोरबंश वंश की तरह बिंबसार भी राजवंशों से वैवाहिक संबंधों की नीति का पालन किया। ये हेमचंद राय चौधरी कहते हैं, वैवाहिक संबंधों की नीति का पालन किया। और इस वैवाहिक संबंधों की नीति के अंतर्गत उसने 3 राजवंशों के साथ अपने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। इसमें जो बिंबसार ने जो सबसे पहले उसने जिस राजवंश या जिस वंश के साथ या फिर जिस इस महिला के साथ अपनी विवाह किया, पहला विवाह किया, वो पहला था, सबसे पहला लिच्छवी गणराज। लिच्छवी गणराज के जो प्रमुख थे, जो राजा थे, चेटक। लिच्छवी गणराज के राजा चेटक की पुत्री थी,
उसका नाम था चिलना या छलना। चिलना या छलना। लिच्छवी गणराज के राजा चेटक की पुत्री चिलना या छिलना के साथ इसने विवाह किया। इसके पीछे रीजन ये था कि ये जो लिच्छवी लोग थे, ये लोग रात में रात्रि में ये लोग मगध पर आक्रमण करते थे और ये मगध को बहुत परेशान, मगध के लोगों को बहुत परेशान करते थे। और इस वजह से, इस परेशानी से उबरने के लिए बिम्बिसार ने लिच्छवी गणराज के राजा चेटक की पुत्री चिलना या छिलना से विवाह किया। और इस विवाह का एक फायदा ये हुआ कि अब मगध समाज की जो उत्तरी सीमा थी वो अब सुरक्षित हो गई। और इसके बाद इसने जो दूसरा विवाह किया, जो संबंध स्थापित किया, वो था कौशल या कौशल के राजा प्रसेनजीत से। कौशल के राजा, कौशल या कौशल कुछ भी कह सकते हैं, कौशल के राजा प्रसेनजीत। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला देवी की बहन कौशल के राजा या कुशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से विवाह किया। और इस विवाह के उपलक्ष्य में उसे दहेज के रूप में, इस दहेज के रूप में प्रसेनजीत ने 1,00,000 रुपए वार्षिक आय का काशी का, जिसे वर्तमान में बनारस या वाराणसी कहते हैं, काशी के कुछ ग्राम दान में दिए। दहेज के रूप में काशी प्रदेश का कुछ ग्राम दहेज के रूप में दिया। इसके बाद बिम्बिसार ने जो तीसरा वैवाहिक संबंध स्थापित किया वो था मध्य देश। ये जो मध्य देश था ये कुरु जनपद के पास था, उसके करीब था। मध्य देश की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था क्षेमा या खेमा। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा के साथ बिम्बिसार ने विवाह किया और इससे मद्दलों का सहयोग बिम्बिसार को मिल गया। और ये वही क्षेमा या खेमा थी जिसने कौशल नरेश या कौशल नरेश प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म से में दीक्षा भी दिया था और यह दीक्षित भी किया था। इसके साथ साथ हम महावग, जो बौद्ध साहित्य ग्रंथ है, महावग के अनुसार देखते हैं कि बिम्बिसार की करीब 500 रानियां थी। 500 रानी, महावग में 500 रानियों का जिक्र मिलता है। और ऐसा हो सकता है कि उसने अन्य राजवंशों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया हो और इसी वजह से महावग में 500 रानियों का उसके जिक्र मिलता है। अब उसने जितने भी समकालीन, बिम्बिसार ने जितने भी समकालीन राजा थे उनके साथ ये मैत्री या संधि करने की कोशिश किया। और इसी क्रम में उसने अवंती का राजा चंडप्रद्योत, अवंती का राजा था चंडप्रद्योत, अवंत के राजा चंद्रप्रद्योत से बिम्बिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया, उसे अपना मित्र बनाया। और जब चंद्रप्रद्योत मित्र बन गया तो चंद्रप्रद्योत उस समय एक बहुत गंभीर बीमारी से को झेल रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था चंद्रप्रद्योत का। तो बिम्बिसार ने क्या किया, बिम्बिसार के दरबार में उसका राजवैद्य था, उसका नाम था जीवक। चंद्रप्रद्योत जो था वो इसमें पांडु रोग,
पांडुलोक यानी पीलिया को जॉइंटिस को कहते हैं। पांडुलोक से ग्रसित था जिसे पांडुलोक से ग्रसित था जिसे पीलिया भी कहते हैं या जॉइंटिस। तब बिम्सार ने अपने उसका जो बिम्सार का जो राजवैद्य था जीवक, बिम्सार का राजवैद्य जो जीवक था, उसने अवंत के राजा चंद्रप्रद्योत के पास उनके इलाज के लिए भेजा और इस तरह उसने चंद्रप्रद्योत को पीलिया या जॉइंटिस रोग से या पांडु रोग से रोग मुक्त कर दिया। और ये जो जीवक था केवल चंद्रप्रद्योत का ही नहीं, बल्कि जब एक बार बिम्सार जब भगंदर रोग यानी इसे हम भगंदर रोग को एक से ग्रसित था और जब बिम्सार भगंदर रोग से ग्रसित था तो इसी जीवक ने, जिसका राजवैद्य था, उसने भी उसको ठीक किया था। यही नहीं, जब क्योंकि महात्मा बुद्ध बिम्सार के समकालीन थे, जब महात्मा बुद्ध को उदर पीड़ा हुई, मतलब जो उनके पेट में के रोग से ग्रसित थे बिम्सार, मतलब कि महात्मा बुद्ध जब पेट के रोग से ग्रसित थे तो बिम्सार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेज के महात्मा बुद्ध के को का इलाज किया जीवक ने, और वो महात्मा बुद्ध भी रोग मुक्त हो गए थे। थोड़ा से हम जीवक, क्योंकि अक्सर एग्जाम पूछा भी जाता है कि एक बार पूछा भी गया था कि जीवक की माता का क्या नाम था या जीवक किसका पुत्र था। तो जीवक जो था, इसकी माता का नाम था सालवती। जीवक की माता का नाम शालवती था, जो कि राजगृह की एक गणिका थी शालवती, उसका पुत्र जीवक था। और ये जीवक था, ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य था, और इसी वजह से इसे बौद्ध संघ का आभूषण भी कहा जाता है। जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण भी कहा जाता है। इसी मैत्री क्रम में बिम्सार ने गांधार नरेश, गांधार का एक राजा था, उसका नाम था पुककुशति के साथ भी, गांधार नरेश पुककुशत के साथ भी उसने अपने दूत को भेजा और उसका मैत्री या मित्र बना लिया या मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। जैसा कि हमें विदुर पंडित जातक में उल्लेख मिलता है, विदुर पंडित जातक के अनुसार जो अंग एक जनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी, और इस समय अंग का जो शासक था वो था ब्रह्मदत्त। अंग का शासक था ब्रह्मदत्त, और ये अंग के शासक जो ब्रह्मदत्त था, जब बिम्सार शासक बना तो बिम्सार के पिता जो भट्टी थे, मत्स्य पुराण में तो क्षितोजस से बोधिस मिलता है, उसके अलावा एक नाम भट्टी भी मिलता है। जब भट्टी, बिम्सार के पिता भट्टी के समय अंग के शासक ने, मतलब ने मगध की राजधानी जो गिरिवृक्ष या राजगिरी या कुशाग्रपुर थी उस पर अधिकार कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था जब बिम्सार शासक बना, या फिर उसके अधिकार में था अंग के शासक के। जब बिम्सार शासक बना तो उससे ब्रह्मदत्त शासक हुआ। तो बिम्सार ने इस अंग, मतलब अपनी राजधानी को
अपने अंतर्गत हस्तगत करने के लिए उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया, और वो ब्रह्मदत्त जो था वो इस युद्ध में पराजित हुआ और भी मारा भी गया। और जब पराजित हुआ, मारा गया, तो उसके बाद बिम्सार ने अपने पुत्र मतलब अजातशत्रु, बिम्सार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अब अंग की राजधानी जो चंपा थी वहां का वो वायसराय बना दिया। अजातशत्रु को अंग की राजधानी चंपा का वायसराय या उपराजा बना दिया गया। हमें एक ग्रंथ है बुद्धचार्या। बुद्धचार्या में हमें एक उल्लेख मिलता है कि बिम्सार ने अपने राज्य का विस्तार करीब 300 योजन तक किया था। बुद्धचार्या के अनुसार कि बिम्सार ने अपने राज्य का जो विस्तार किया था करीब 300 योजन, मतलब जैसे इसको हम लोग जैसे भी किलोमीटर कहते हैं, वैसे उसमें उसको योजन कहा जाता था। अब ये एक योजन कितने किलोमीटर होता है ये कंफर्म नहीं है मुझे। तो बुद्धचार्य के अनुसार बिम्सार ने अपने राज्य का विस्तार 300 योजन तक किया था, और उसमें यह भी लिखा है जब अजातशत्रु शासक बना तो उसने इसका विस्तार करके उसने करीब 500 योजन तक कर दिया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बुद्धघोष और महावग्ग में हमें एक उल्लेख मिलता है कि बिम्सार ने की अधीनता में करीब 80,000 ग्राम थे। बुद्धघोष और महावग्ग के अनुसार बिम्सार की अधीनता में करीब 80,000 ग्राम थे। अब थोड़ा से बिम्सार के हम कला और स्थापत्य या उसके जो निर्माण कार्य थे उस पर देख लेते हैं। मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी गिरिव्रज या कुशाग्रपुर थी। और ये जो गिरिव्रज या कुशाग्रपुर थी, ये हमेशा इस पे मैंने आपको बताया था कि वज्र संघ जो इसकी उत्तरी सीमा पे जो वज्र जो संघ था, वे लोग हमेशा आक्रमण करते रहते थे, मतलब ये सुरक्षित नहीं रहती थी। तो इसी के करीब या इसी के थोड़ा से दूरी पे ही बिम्सार ने करीब 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगृह नामक नवीन नगर का निर्माण कराया। बिम्सार ने राजगृह नामक नवीन नगर का निर्माण कराया, और ये जो राजगृह था ये 5 तरफ से पहाड़, मतलब ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था राजगृह। जिससे पहली एक पहाड़ी थी वराह, चैतक, 5 पहाड़ियां जो थी वो थी वराह, चैतक, वृषभ, वैभार और ऋषिकगिरी। 5वीं जो थी वो थी ऋषिकगिरी। इन्हीं 5 पहाड़ियों से राजगिरी सुरक्षित था, और बिम्सार ने इस नवीन नगर का को स्थापित किया। चीनी यात्री भेनशांग भी इसके बारे में जिक्र करता है, और ये कहा जाता है कि बिम्सार को जो वास्तुकार था उसका नाम था महागोविंद। बिम्सार जो वास्तुकार महागोविंद था उसने ही इस राजगृह के भवनों का निर्माण कराया, वास्तुकार महागोविंद ने। और इस तरह ये इसकी नई राजधानी हो गई। हमें बुद्धघोष में एक उल्लेख ये भी मिलता है कि उसने इस नई राजधानी का नाम बिम्बिसारपुरी भी रखा था। हमें ये उल्लेख मिलता है बुद्धघोष में।
बिम्बिसारपुरी। बिम्बिसारपुरी भी बुद्धघोष में मिलता है। इस नई राजधानी का नाम उसने बिम्बिसारपुरी भी मिलता है। इसके अलावा हमें बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से देखते हैं कि हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के लिए बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध के लिए वेलुवन नामक एक उद्यान भी दान में दिया था। वेलुवन नामक उद्यान भी महात्मा बुद्ध को नामक उद्यान भी दान में दिया था। अब थोड़ा से हम बिम्बिसार के प्रशासन को देख लेते हैं। बिम्बिसार का प्रशासन, मगध समाज का संस्थापक जो बिम्बिसार था, इसने पहली बार मगध में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की शुरुआत की। सुदृढ़ संगठित शासन व्यवस्था की शुरुआत की और अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत उसने राजभट्ट नामक, जिसको राजभट्ट यानी उच्च जो अधिकारी थे उन्हें राजभट्ट कहा जाता था। उच्च अधिकारियों को राजभट्ट कहा जाता था। ये 4 प्रकार के उसके उच्च अधिकारी थे जिनके माध्यम से वो अपना प्रशासन को संचालित करता था। पहला था सर्वार्थक महामात्र, इसको संबद्धक महामात्र भी कहते हैं। सर्वार्थक महामात्र या संबद्धक महामात्र, इसका जो कार्य था ये सामान्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। जो सामान्य प्रशासन था उसका ये प्रमुख अधिकारी सर्वार्थक या संबद्धक महामात्र था। दूसरा जो था वो था व्योवहारिक महामात्र। व्यावहारिक महामात्र, इसे व्यावहारिक महामात्र भी कहते हैं। मतलब जो मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायिक कार्यों का जो देखता था, जो मुख्य न्यायाधीश था, उसे व्यावहारिक या व्यावहारिक महामात्र भी कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा था वो था सेनानायक महामात्र। तीसरा सेनानायक महामात्र था। हम लोग नाम से समझ रहे हैं, जो सेना का यह प्रधान अधिकारी था, जो सैन्य व्यवस्था करता था, वो सेनानायक महामात्र था। और चौथा था उत्पादन महामात्र। ये जो उत्पादन महामात्र था, ये जो टैक्स था, जो कर था, जो उत्पादन कर, जो टैक्स, उत्पाद पे जो टैक्स वसूल करने का कार्य ये उत्पादन महामात्र करता था। इसके अलावा हम इन सब के अतिरिक्त, इतने से शासन चलता नहीं था, हम जानते हैं कि 4 लोग से चला नहीं सकता कोई शासन। इसके अलावा हमें कुछ अन्य अधिकारियों का भी नाम बिम्बिसार के शासन के समय दिखाई देता है। जैसे एक था सोना कोल्विस का भी नाम मिलता है। सोना कोल्विस भी था। और एक सुमन नामक एक माली का भी नाम मिलता है। सुमन नामक एक माली का भी जिक्र मिलता है। ये माली जो था ये प्रत्येक दिन बिम्बिसार को बेला या बेली का फूल वो दिया करता था। सुमन नामक जो एक माली था ये बिम्बिसार को प्रत्येक दिन सुबह सुबह ये बेला या बेली का फूल दिया करता था। इसके अलावा इसका जो कोषाधिकारी था उसका नाम था कोषाधिकारी कुभा घोषक। कुभा घोषक का कोषाधिकारी था। इसके अलावा कोलीय नामक एक मंत्री का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बिम्बिसार ने प्रशासन को संचालित करने के लिए अपने राज्य को मंडलों में बांटा था। मंडल यानी प्रांत,
प्रांतों में बिम्बिसार ने अपने प्रशासन को संचालित करने के लिए बांटा था। और इस मंडल के बाद उसने मंडलों को उसने ग्राम या गांव नामक इकाई में भी इसको विभाजित कर दिया था। और इन प्रांतों में या मंडलों में जिनकी नियुक्ति की जाती थी, विशेषकर जो राज परिवार से संबंधित या उनके सगे संबंधी होते थे या फिर जो राजकुमार होते थे, उन्हीं को नियुक्त की जाती थी। जैसे अजातशत्रु को नियुक्त किया गया था, चंपा का उपराजा बनाया गया था, बादशाह बनाया गया था। तो प्रांतों में राजकुमार या उपराजा पर राजवंश से संबंधित किसी व्यक्ति को ही उपराजा या वायसराय प्रांतों की देखभाल करने के लिए बनाया जाता था। इसके अलावा हमें मंडलिक राजाओं का भी हमें बिम्बिसार के समय उल्लेख मिलता है कि कुछ मंडलिक राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। और हम भी देखते हैं कि बिम्बिसार अपने शासन को संचालित करने के लिए उसके जो पुत्र थे, इन पुत्रों का हम देखते हैं कि काफी सहयोग मिलता है। वो अपने चाहे बिम्बिसार चाहे अजातशत्रु रहा हो या फिर उसके अन्य पुत्र हो, इन पुत्रों के सहयोग से वो अपने प्रांतों का या मंडलों का शासन संचालित करता था। इसके अलावा गांव का जो प्रमुख होता था, जो मंडल के बाद उसने जो गांव जो इकाई थी, गांव का जो प्रमुख होता था उसे ग्राम भोजक या ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम भोजक या ग्रामिक कहा जाता था क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि महावग्र के अनुसार हमें पता चलता है कि करीब 80,000 ग्राम थे। उसने 80,000 ग्राम थी, उनकी बाद में उसने उन 80,000 ग्रामों की सभा भी बुलाई थी। और अब हम थोड़ा सा उसकी बिम्बिसार की न्याय व्यवस्था को देख सकते हैं। इसकी न्याय व्यवस्था, बिम्बिसार की न्याय व्यवस्था, बिम्बिसार की जो न्याय व्यवस्था थी बहुत जटिल और बहुत कठोर थी, जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान था। और अगर मान लीजिए कोई गलत सलाह देता है, कोई अगर गलत सलाह देता है तो उस गलत सलाह देने के वाले अपराधी को, चाहे वो वैसे वह उसका अधिकारी या पदाधिकारी ही क्यों ना हो, अगर वो गलत सलाह देता है तो उसको भी वो पद से हटा देता था और दंडित भी करता था। उससे पद से हटा देता था और उसको दंडित भी करता था, जो भी उसको गलत सलाह देता था, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। और अगर कोई अच्छी सलाह देता था तो उसको पुरस्कृत भी करता था। उसको ऐसी बात ही नहीं कि वो गलत सलाह देने वाले को दंड करता था। अगर कोई पदाधिकारी अच्छी सलाह दे रहा तो उसको वो भी पुरस्कृत करता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि बिम्बिसार ने शिक्षा को भी बहुत प्रोत्साहन दिया, शिक्षा के क्षेत्र में ही बहुत प्रोत्साहन दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका जो राजवैद्य था, जीवक था, इसका राजवैद्य जो जीवक था, उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिम्बिसार ने खुद तक्षशिला भेजा था, क्योंकि हम जानते हैं प्राचीन भारत का भारत का सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला था। और तक्षशिला में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिम्बिसार ने जीवक को भेजा था। और फिर वहां जाकर वो आयुर्वेद का बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य बन गया था। और आयुर्वेद के अंतर्गत एक शाखा थी कौमारभृत्य शाखा। कौमारभृत्य शाखा का वो विशेषज्ञ हो गया था, जीवक। कौमारभृत्य शाखा का जीवक विशेषज्ञ भी था। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र में हमें उल्लेख मिलता है कि उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार बिम्बिसार को राजाओं का सिंह भी कहा गया है। उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार बिम्बिसार को देखते हैं, उसको राजाओं का सिंह भी उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है। अब हम थोड़ा सी बिम्बिसार के धर्म की बात करते हैं।
बिम्सार के धर्म की बात हम शुरू करने के लिए बताते हैं कि हमें सुत्त निपात, मैं शुरू में बताया था कि ग्रंथों के अनुसार मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, कहाँ कहाँ साक्ष्य लिया गया, कहाँ से इसका इतिहास लिखा गया है। तो सुत्त निपात के अनुसार बिम्सार, उसमें उल्लेख मिलता है कि सुत्त निपात के अनुसार में, मतलब सुत्त निपात में उल्लेख मिलता है कि बिम्सार जो है वो महात्मा बुद्ध से मिला भी था और महात्मा बुद्ध का वो मित्र भी बन गया था और संरक्षक भी था। क्योंकि बिम्सार के महात्मा बुद्ध से जो पहली मुलाकात थी वो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के करीब 7 वर्ष पहले थी। 7 वर्ष पहले उनकी मुलाकात हुई थी। और उस समय बिम्सार ने महात्मा बुद्ध को अपना सेनापति बनाने की कोशिश किया था। महात्मा बुद्ध को अपना सेनापति बनाने की कोशिश किया और उन्हें बहुत सा धन भी दिया। महात्मा बुद्ध को बहुत सा धन भी दिया था। जबकि दूसरी बार मुलाकात बिम्सार की तब हुई जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजगृह में दूसरी बार बिम्सार की महात्मा बुद्ध से मुलाकात हुई। विनय पिटक के अनुसार हम देखते हैं कि बिम्सार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध अनुयायी हो गया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और उसने, मैं आपको बताया भी था, उसने बुद्ध और संघ के लिए, उसने महात्मा बुद्ध के लिए और संघ के लिए उसने वेलवन नामक उद्यान भी दान में दे दिया था। और बुद्ध के प्रति, महात्मा बुद्ध के प्रति अपने श्रद्धा भाव के कारण उसने समस्त भिक्षुओं को, महात्मा बुद्ध के प्रति अब उसका इतना लगाव था, उसका इतना भक्त, उस धर्म का इतना अनुयायी था कि उस श्रद्धा भाव के कारण उसने पूरे भिक्षु संघ को उसमें क्या था, पूरे भिक्षु संघ को उसने नदी पार करने का जो शुल्क लिया जाता था उससे उसने मुक्त कर दिया। जब नदी पार करने का उसमें शुल्क लगता था, जो शासक होता था वो शुल्क करता था, तो बिम्सार ने नदी पार करने का जो शुल्क लिया जाता था उसे भिक्षु संघ के लिए, भिक्षुओं के लिए निःशुल्क या मुक्त कर दिया। इस नदी पार करने का जो शुल्क है उसे कहा जाता था तर्पण, कहा जाता था तर्पण, यानी नदी पार करने के लिए करने का शुल्क। इससे बौद्ध भिक्षुओं को मुक्त कर दिया। जबकि हम जैन ग्रंथियों या जैनियों के साथ, जो जैन साहित्य है, वो मानते हैं कि बिम्सार जो है ये महावीर स्वामी के लिए, जैन साहित्य मानता है कि बिम्सार ने महावीर स्वामी के लिए मंडी कुच्छी चैत्य में अपनी रानियों कर्मचारियों के साथ, वो अपनी रानियों कर्मचारियों और अन्य सगे संबंधियों के साथ उसने जैन धर्म अपना लिया था। मतलब मंडी कुच्छी चैत्य में, मंडी कुच्छी चैत्य में बिम्सार अपने पूरी प्रजा, अपने राजवंशों, अपनी राज परिवार के साथ कि वो उसने, ये मानते हैं कि उसने जैन धर्म को अपना लिया था। कहाँ अपनाया था? वो मंडी कुच्छी चैत्य में। इस तरह जैन मानते हैं कि वो बिम्सार जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। लेकिन हमें बौद्ध साहित्य दीर्घ निकाय से ज्ञात होता है कि बिम्सार ने चंपा के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, चंपा का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, उसका नाम था सोनदंड। मतलब बिम्सार ने चंपा का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था सोनदंड को, उसने वहां की संपूर्ण जो संपत्ति थी, जो आमदनी थी,
जो प्राप्त होती थी उससे संपत्ति थी, उसको उसने, इस ब्राह्मण को उसने दान में भी दे दिया था। मतलब वो बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था, जैनियों को भी अनुयायी था, और इधर ब्राह्मण धर्म को भी वो सहयोग दे रहा था। या मतलब कि देखा जाए तो वो तीनों धर्मों को के बीच वो समन्वय स्थापित किया था वो। इस तरह हम कह सकते हैं कि बिम्बसार जो है वो बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म को भी समान रूप से अपने राज्य में प्रश्रय दिया। अब हम थोड़ा से बिम्बसार के अंतिम समय या उसकी मृत्यु, उसके शासनकाल का अंतिम समय और उसकी अंतिम समय की बात करते हैं, उसकी डेथ की बात करते हैं। हम जानते हैं कि बिम्बसार का जो अंतिम समय था बहुत दुख या दुखद में बीता, या दुख में रहा, क्योंकि हम उसके अंतिम समय के लिए हम उसके जैन ग्रंथों पे या जैन साहित्यों में या जैन आगम पे हम निर्भर रहते हैं। क्योंकि जैन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि बिम्बसार के अजातशत्रु, हल्ल, बेहल्ल, मेघकुल और नंदीसेन नामक पुत्र थे। बिम्बसार के अजातशत्रु, हल्ल, बेहल्ल, मेघकुल, नंदीसेन नामक पुत्र थे। जबकि बौद्ध और जैन अगर दोनों ग्रंथों को हम देखें तो उसमें पता चलता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता मतलब बिम्बसार को अजातशत्रु ने कैद कर उन्हें कारागार या जेल में डाल दिया था। जब कारागार या जेल में डाल दिया था तो उसमें वहां पे जो उसकी पत्नी थी चेलना या छलना, या उन्हें वाशवी भी कहते हैं, चेलना, छलना या वाशवी भी उस समय अपनी पति यानी बिम्बसार की सेवा कर रही थी उसी कारागार में, की सेवा की और बाद में कारागार में ही भीषण यातनाएं मतलब कि कठोर यातनाएं देकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, जब मरवा डाला। ये जैन और बौद्ध दोनों साहित्य ये समान रूप से कहते हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में एक है विनय पिटक, वो खुद उसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के जो चचेरे भाई थे, महात्मा बुद्ध के जो चचेरे भाई देवदत्त थे, ये देवदत्त ने अजातशत्रु को बिम्बसार की हत्या करने के लिए उकसाया था। ये विनय पिटक में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार बिम्बसार ने करीब 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया, यानी हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बसार करीब 52 वर्षों तक हर्यक वंश पर शासन किया, और 492 ईस्वी में का देहांत हो गया। और फिर उसके बाद बिम्बसार का पुत्र अजातशत्रु हर्यक वंश का अगला शासक बना। अब हम बात करते हैं दूसरे शासक अजातशत्रु की। अजातशत्रु ये 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक था। जिसे अजातशत्रु को कोएक भी कहा जाता है। बिम्बसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु हर्यक वंश का महानतम शासक बना। और बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को पितहंता यानी पिता की हत्या करने वाला के रूप में घोषित किया गया है या बताया गया है। जैन साहित्य औपपत्तिक सूत्र या आवश्यक सूत्र, जैन साहित्य औपपत्तिक सूत्र या आवश्यक सूत्र में इसे अजातशत्रु को कुनिक कहा गया है। इसके अलावा जैन स्रोतों में इसे वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना का पुत्र भी बताया गया है।
जबकि सुमंगल विलासनी में सुमंगल विलासनी में अजातशत्रु को वैदेही पुत्र भी कहा गया है। सुमंगल विलासनी में अजातशत्रु को वैदेही पुत्र भी कहा गया, क्योंकि इसलिए कहा गया क्योंकि विदेह जो जनपद था ये वैशाली के अंतर्गत या वैशाली में ही स्थित था। इसी वजह से अजातशत्रु को सुमंगल विलासनी में वैदेही पुत्र भी कहा गया है। इसके अलावा कथाकोश एवं औपपत्तिक सूत्र में अजातशत्रु को देवनुपीय भी कहा गया है। देवनुपीय भी कहा गया है। अगर इसको हम हल्का सा अगर देखें आगे चल के मौर्य वंश में, तो अगर अशोक से संबंधित करें तो जो अशोक ने जो उपाधि धारण की थी देवानुप्रिय की, मतलब देवताओं का प्रिय अशोक, अगर उससे संघर्ष करें तो ये भी कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा मेल खा जाता है ये। तो कथाकोश औपपत्तिक सूत्र में इसे देवानुप्रिय कहा गया है। जबकि मूषिक जातक और संयुक्त निकाय में अजातशत्रु के लिए भी अजातशत्रु के लिए एक ये कहा गया है कि अजातशत्रु जो है ये कौशल का जो नरेश प्रसेनजित था, कौशल नरेश प्रसेनजित का की जो बहन थी महाकोशला देवी, उसका पुत्र बताया गया है मूषिक जातक में। अब हम अजातशत्रु के समाज विस्तार की बात करते हैं। साम्राज्य विस्तार, सबसे पहले हम कौशल राज्य की बात करते हैं। समाज विस्तार के अंतर्गत अजातशत्रु ने सबसे पहले कौशल राज्य पर अपना आक्रमण किया। और इस कौशल राज्य पर आक्रमण करने का कारण क्या था? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस कौशल राज्य पे अजातशत्रु का आक्रमण करने का कारण यह बताया गया है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि जब बिम्बिसार की मृत्यु हुई तो उसकी जो बहन थी, बिम्बिसार की मृत्यु हुई, और तो कौशल का जो राजा प्रसेनजित था उसकी जो बहन थी महाकोशला देवी या कोशला देवी, तो बिम्बिसार के विरह में कुछ दिन बाद महाकोशला देवी का भी अपने पति की विरह में उसका भी देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया तो प्रसेनजित जो था वो अपनी बहन की डेथ होने पे वो बहुत क्रुद्ध हो गया, और उसने क्या किया, उसने जो काशी प्रांत के कुछ ग्राम जो दान में दिया था, जो दहेज के रूप में बिम्बिसार को दिया था, उसने पुनः उन प्रांतों को प्रसेनजित ने वापस ले लिया। और जब प्रसेनजित ने वापस ले लिया, जब अजातशत्रु शासक बना, तो उसने उस काशी प्रांत को प्राप्त करने के लिए उसने कौशल पर आक्रमण किया। अब हम थोड़े कौशल के कारण हो गया। युद्ध की घटनाओं के लिए कौशल राज्य के लिए हम देखें तो हम बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में हम देखते हैं कि कौशल और मगध के साथ एक लंबे संघर्ष का जिक्र या उल्लेख किया गया है। उसमें उल्लेख किया गया है कि अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजित के बीच युद्ध हुआ, और जिसमें प्रसेनजित पराजित हो गया, और वो प्रसेनजित पराजित होने के बाद प्रसेनजित भागकर श्रावस्ती चला गया। वहां पे उसने श्रावस्ती में शरण ले लिया। लेकिन कुछ समय बाद प्रसेनजित पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो गया, और अपनी कुमुक या सेना लेकर उधर से प्रसेनजित, इधर से अजातशत्रु, दोनों के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं रहा, लेकिन अजातशत्रु पराजित हो गया। पराजित होने के बाद अजातशत्रु को प्रसेनजित ने बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद उसे कारागार में कुछ समय के लिए डाल दिया, कुछ समय के लिए, बहुत नहीं। और फिर जब कारागार में डाला तो उसी समय अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच में संधि हो गई, और इस संधि के एवज में
प्रसेनजीत ने क्या किया, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिदा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिदा का विवाह अब अजातशत्रु के साथ कर दिया। और जब अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री वाजिदा का विवाह कर दिया तो जो काशी प्रांत वो वापस ले लिया था, वो काशी प्रांत को वो पुनः दहेज के रूप में अपने दामाद यानी अजातशत्रु को दे दिया। अब कुछ वर्षों के बाद राजा प्रसेनजीत की जब मृत्यु हो गई तो उसने इस कौशल राज्य पर भी अधिकार कर लिया और इस तरह काशी और कौशल राज्य पर अब अजातशत्रु का अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद इसके समाज विस्तार के अंतर्गत जो दूसरा था वो था वज्र संघ। वज्र संघ कौशल के बाद उसने वज्र संघ पे आक्रमण करने का या उसको अपने अंतर्गत हस्तगत करने का कोशिश किया। और ये जो वज्र संघ था इसके साथ जो युद्ध हुआ करीब 16 वर्षों तक युद्ध चला। हम सबसे पहले इस युद्ध का कारण देखते हैं। इस वज्र संघ के युद्ध का जो मुझे लगता है इसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि मगध और वज्र संघ के बीच, इसका जो मुख्य कारण था मगध और वज्र संघ के बीच गंगा नदी, मगध और वज्र संघ के बीच गंगा नदी थी। गंगा नदी मगध और वज्र संघ के बीच गंगा नदी थी और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मतलब जो मुख्य कारण हमको जो समझ में आता है उसको यह है कि मगध और वज्र संघ के बीच जो गंगा नदी थी उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए मगध और वज्र संघ के बीच युद्ध हुआ। मुख्य कारण यही दिखाई देता है, क्योंकि इसलिए गंगा नदी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसलिए था कि ये जो गंगा नदी थी ये पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने का मुख्य मार्ग था और मुख्य माध्यम भी थी। मतलब पूर्वी भारत पे अगर अपना अधिकार करना था तो उसको इस गंगा नदी पर अपना अजातशत्रु को नियंत्रण स्थापित करना था और गंगा नदी पे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे वज्र संघ के साथ उसे युद्ध करना था। इसके अलावा इसका जो दूसरा कारण जो बताया गया है अजातशत्रु का वज्र संघ पर आक्रमण करने का दूसरा कारण वो मिलता है सुमंगल विलासिनी के अनुसार। सुमंगल विलासिनी में जो कारण बताया गया है वो यह है कि गंगा नदी के किनारे एक हीरे की खान थी। गंगा नदी के किनारे एक हीरे की खान थी और जो मगध और वज्र संघ था, मगध और वज्र संघ दोनों के बीच में समझौता हो गया था। इस हीरे की खान को लेके मगध और वज्र संघ के बीच समझौता हो गया था, लेकिन बाद में इन वज्जियों ने इस समझौते का उल्लंघन कर दिया और उस हीरे की खान पर वज्जियों ने अपना संपूर्ण अधिकार कर लिया। ये दूसरा कारण था। अब इसके आक्रमण करने का तीसरा कारण यह था कि यह हमें मिलता है जैन साहित्य उवासंग दशाओं या उपासंग या उवासंग दशाओं के अनुसार। उवासंग दशाओं के अनुसार हमें वज्र संघ पर आक्रमण करने का कारण यह बताया गया है कि जब बिम्बसार के समय बिम्बसार ने वैशाली के राजा जो चेटक था उनकी पुत्री यानी वैशाली के राजा चेटक की पुत्री या बिम्बसार की पत्नी चिलना या छलना उनके जो पुत्र थे हल और बेहल। हल बेहल को उसने बिम्बसार ने अपना प्रसिद्ध जो हाथी था उसका नाम था सेगा या सेचनक। प्रसिद्ध हाथी सेगा या सेचनक एवं 18 लड़कियों का एक हीरे का हार भेंट के रूप में दे दिया था। हीरे का हार और
सेगर या शेषनग नामक हाथी को भेंट के रूप में दे दिया था बिम्बसार ने। ये जो शेषनग या शेषनग था, इसकी एक विशेषता, इस हाथी की विशेषता ये थी कि जब राजकुमारियां या रानियां जब स्नान करती थी तो ये अपने सूंड में पानी भर के ये उन राजकुमारियों को या रानी को ये अपनी सूंड में पानी भर के ये बौछार के माध्यम से उनको नहलाता था। मतलब उनके ऊपर एक हिसाब देखा जाए तो सावत का काम करता था वो। जब अजातशत्रु राजा बना, जब अजातशत्रु जब शासक बना, तो उसकी पत्नी पद्मावती, अजातशत्रु की पत्नी पद्मावती ने इसके ऊपर दबाव डाला। इससे कहा, अजातशत्रु से कहा पद्मावती ने कि उसने मांग किया कि हमें ये दोनों वस्तुएं हमें चाहिए। जब अजातशत्रु ने अपनी पत्नी पद्मावती के अनुसार इन दो वस्तुओं को हल और बेहल से जब मांगा, तो जो बिम्बसार के पुत्र जो हल बेहल थे, यानी अजातशत्रु को जो भाई था हल बेहल, ये लोग अब अपने नाना चेटक के पास भाग गए। जब चेटक के पास भाग गए हल बेहल, तो राजा चेटक ने इन वस्तुओं को लौटाने से मना कर दिया। इस पर जब राजा चेटक ने इन वस्तुओं को लौटाने के लिए मना कर दिया, तो अजातशत्रु ने लिच्छवी संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। मतलब ये 3 प्रकार के कारण बताए गए हैं लिच्छवी यानी वज्र संघ पर आक्रमण करने का। हम युद्ध की घटनाएं देखते हैं। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के साथ संघर्ष के लिए अपने युद्ध की तैयारी शुरू की। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के साथ संघर्ष के लिए एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, और इसी नेतृत्व में उसने गंगा और सोन नदी के तट पर उसने पाटलिग्राम नामक दुर्ग की स्थापना किया। पाटलिग्राम नामक दुर्ग का, एक मजबूत सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, क्योंकि उसे मालूम था कि लिच्छवियों की जो शक्ति है, जो प्रतिष्ठा है, वो हम उसको निस्नाबूद करने के लिए, लिच्छवियों को पराजित करना इतना आसान काम नहीं था। मतलब उसकी शक्ति प्रतिष्ठा इतनी, वज्र संघ की लिच्छवियों की इतनी देखती कि उनको पराजित करना इतना आसान काम नहीं था। और इसके लिए उसने साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियां अपनाया। हमें एक थोड़ा सा आख्यान मिलता है। एक लिच्छवी प्रमुख था, उसका नाम था महानमान। लिच्छवी प्रमुख महानमान, इसकी पुत्री थी आम्रपाली। एक आख्यान मिलता है, लिच्छवी प्रमुख जो था महानमान या महानमान, इसकी पुत्री थी आम्रपाली, जो कि अति सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उस समय लिच्छवियों में एक नियम था। लिच्छवियों में एक नियम यह था कि अगर किसी के यहाँ, या फिर जो सबसे सुंदर कन्या होती थी, या सबसे सुंदर जो कन्या होती थी, उसको विवाह करने की, उसे शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। लिच्छवी में नियम था कि जो अगर बहुत अच्छी, सबसे अच्छी कन्या, सुंदर कन्या है, तो उसे विवाह उसका नहीं हो सकता, उसको अनुमति नहीं दी जाती थी कि वो विवाह कर ले। क्योंकि ये माना जाता था कि वो जो सबसे सुंदर कन्या है, वो समस्त प्रजा के आनंद के लिए उसको रखा जाता था। उसको, उस सुंदर कन्या को समस्त प्रजा के आनंद के लिए उसको सुरक्षित रखा जाता था, कि जो सामान्य प्रजा है उसको देख देख कर आनंद ले। और इसी को नगद वधू कहा जाता था।
मतलब पूरे नगर की वधु, और लिच्छियोमिनी को नगद वधु कहा गया है। जब मगध का राजा बिम्बिसार, जब बिम्बिसार शासक बना, तो बिम्बिसार जब वैशाली ग्राम गया, जब वैशाली गया बिम्बिसार, तो वहां पे उसने देखा कि उसकी निगाह इस आम्रपाली पर पड़ गई, और उसकी निगाह उसको देखते ही बिम्बिसार को आम्रपाली से प्रेम हो गया। आम्रपाली से प्रेम हो गया, और ये प्रेम इतना गहरा हो गया कि वो एक शादी में हो गया। मतलब कि देखा जाए कि प्रेम इतना गहरा हो गया कि इन दोनों के बीच में संबंध बन गया, और इन दोनों के बीच संबंध बनने के उपरांत आम्रपाली प्रेग्नेंट हो गई, और कुछ समय के बाद उसे अभय नामक पुत्र पैदा हुआ। आम्रपाली के अभय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि इसी अभय के डर के कारण, क्योंकि इसी अभय के डर के कारण, क्योंकि इस अभय में लिच्छवियों का खून या रक्त प्रवाहित हो रहा था, प्रवाहित था। और अजातशत्रु ने लिच्छवियों को समाप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि उसे मालूम था कि अभय की जो उसको मालूम था कि जो लिच्छवी लोग हैं ये अभय से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो मानते थे कि अभय जो है ये उनके वंश का, उनके वंशज का है, उसकी धमनियों में लिच्छवियों का रक्त चल रहा है। और इसी उद्देश्य से लेके, क्योंकि अजातशत्रु को मालूम था कि हम वज्रसंघ पर तो सीधे हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, इतना निश्चित था उसको। तो उसमें समकालीन थे महात्मा बुद्ध। अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री जिसका नाम था वश्यकार, अपने मंत्री वश्यकार को महात्मा बुद्ध के पास राय लेने के लिए भेजा कि हम बच्चियों को किस प्रकार और कैसे हम पराजित कर सकते हैं, किस प्रकार और कैसे हम बच्चियों को पराजित कर सकते हैं। और वश्यकार की भेंट महात्मा बुद्ध से राजगृह में हुई। वश्यकार की भेंट महात्मा बुद्ध से राजगृह के पास एक पर्वत था, उसका नाम था गिद्धकूट पर्वत। गिद्धकूट पर्वत, गिद्धकूट राजगृह के पास गिद्धकूट पर्वत पर वश्यकार की महात्मा बुद्ध से भेंट हुई। तब महात्मा बुद्ध ने उसे इनको जीतने का भेद बताया, अपना मत महात्मा बुद्ध ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वज्रसंघ को तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक वह अपरिहार्य धर्म का पालन करता है। मतलब अपरिहार्य धर्म, अपरिहार्य धर्म, अपरिहार्य धर्म यानी कि एकता, संगठन, पारस्परिक सद्भाव और सम्मान। अपरिहार्य धर्म का मतलब होता है कि एकता, संगठन, पारस्परिक सद्भाव एवं सम्मान का वो पालन करता रहेगा। तब तक आप वज्रसंघ को पराजित नहीं कर सकते। वश्यकार को ये पता चल गया, महात्मा बुद्ध ने जब सब बता दिया, भी बताया उन्होंने, तो वश्यकार जो था वो अब वज्रसंघ में गया, और वहां पे जाके वो बच्चियों का विश्वास प्राप्त करता था। वज्रसंघ गया और वहां पे वो विश्वास प्राप्त करता रहा, मतलब विश्वास दिलाता रहा वो कि मैं राजदूत या कोई भेदिया नहीं हूं। और करीब 3 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, और 3 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, और वज्जियों का इतना प्रमुख बन गया कि इतना विश्वसनीय बन गया कि वज्रसंघ ने उसे अपना मुख्य न्यायाधीश बना लिया।
वत्स संघ ने उसे अपना मुख्य न्यायाधीश बना लिया। और फिर जब मुख्य न्यायाधीश बन गया तो उसका उद्देश्य था वत्स संघ में फूट डालना। और फिर सरकार ने अपनी कूटनीति के माध्यम से वत्स संघ में फूट डाल दिया। क्योंकि हमें जैन साहित्य निर्यावली सूत्र में हमें उल्लेख मिलता है, निर्यावली सूत्र में। क्योंकि जो लिच्छवियों को जो प्रमुख था उसमें मिलता है, निर्यावली सूत्र में उल्लेख मिलता है कि जो लिच्छवियों को जो प्रमुख था राजा चेटक ने 36 राज्यों का एक संघ बनाया अजातशत्रु को पराजित करने के लिए। राजा चेटक ने 36 राज्यों का एक संघ बनाया अजातशत्रु को पराजित करने के लिए। इसमें 9 मल्ल, 9 लिच्छवी और काशी और कौशल के 18, 9 मल्ल, 9 लिच्छवी, काशी और कौशल के 18 राज्यों को एकत्र कर वो मगध के शासक अजातशत्रु के विरुद्ध उसने 36 राज्यों का एक संघ बनाया। जैसा कि हमें उसने संघ बना लिया, अजातशत्रु को पता चला। और जैसा कि हमें महावग में इसका उल्लेख मिलता है कि महावग के अनुसार महावग में हमको ये उल्लेख मिलता है कि अजातशत्रु ने अब क्या किया, उसने अब वज्र संघ को पूर्ण रूप से पराजित करने के लिए उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब हम वज्र संघ को हम पूर्ण रूप से पराजित करेंगे चाहे जो हो जाए। और इसके आगे की जो कहानी का जो इसके आगे का जो आख्यान मिलता है वो मिलता है अट्ट कथा में, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है। अट्ट कथा के अनुसार अजातशत्रु ने उपलापन की नीति, उपलापन की नीति मतलब होता है, इसको कहते हैं कूटनीति। उपलापन की नीति मतलब होता है कूटनीति। और दूसरा था मितुभेद। उपलापन की नीति मतलब कूटनीति और मितुभेद यानी भेद नीति। अट्टकथा के अनुसार अजातशत्रु ने उपलापन यानी कूटनीति का और मितुभेद यानी भेद नीति का एक साथ प्रयोग किया। दोनों को एक साथ प्रयोग कर उसने वज्र संघ को, एकता को नष्ट कर दिया, उनको पराजित कर दिया। इस तरह मगध और वैशाली के बीच या वज्र संघ के बीच करीब 16 वर्षों तक युद्ध चला और इस युद्ध में अजातशत्रु पराजित था। मतलब 484 ईसा पूर्व से लेके करीब 468 ईसा पूर्व तक, 484 से 468 ईसा पूर्व तक करीब 16 वर्षों तक मगध और वज्र संघ में युद्ध चला और अजातशत्रु ने संघ को पराजित कर दिया। और इसी युद्ध में हमें उवा संघ दशाओं में उल्लेख मिलता है, उवा या उपा संघ दशाओं में हमें उल्लेख मिलता है कि इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 प्रकार के युद्ध अंत्रों का युद्ध अस्त्रों का प्रयोग किया था। उवा संघ दशाओं में इसका उल्लेख मिलता है 2 प्रकार के युद्ध यंत्रों का। पहला था रथमूषल, दूसरा महाशिलाकंटक। ये जो रथमूषल था, ये रथमूषल एक स्वचालित रूप से एक चक्राकार या घुमावदार एक मशीन थी जो घूम घूम कर वो प्रहार कर रही थी, जिसको हम आधुनिक टैंक का रूप कह सकते हैं। मतलब आधुनिक टैंक की तरह ये काम कर रहा था रथमूषल। और जो महाशिलाकंटक था, महाशिलाकंटक जो था ये पत्थरों और शिलाओं को ये फेंक रहा था। छोटे बड़े पत्थरों को ये फेंक कर ये शत्रुओं पर को नष्ट कर रहा था।
मतलब रथ मूसल और शिलाकंटक दो प्रकार के युद्ध तंत्रों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। इस तरह 16 वर्षों तक संघर्ष चला और अजातशत्रु इसमें विजय प्राप्त किया, क्योंकि हमें भगवती सूत्र में, जिसमें 16 महायुद्धों का जिक्र किया गया है, भगवती सूत्र में हमें अजातशत्रु को वज्र संघ का विजेता कहा गया है। वज्र संघ का विजेता अजातशत्रु को भगवती सूत्र में कहा गया है। और इसी युद्ध में हम देखते हैं कि इसी युद्ध में, इसी वज्र संघ के युद्ध में हमें एक व्यक्ति, कुछ ग्रंथों में दिया गया है कि वो उसमें शामिल हुआ था, कुछ ग्रंथों में कहा गया तो उसने देखा था, जो भी हो। तो इस युद्ध को एक संप्रदाय के संस्थापक थे, उसका नाम था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल, आजीवक के संस्थापक थे मक्खली पुत्र गोसाल। इस युद्ध को आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल ने भी देखा था। कुछ लोग कहते हैं उसमें शामिल हुए थे, क्योंकि आजीवक संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र था वो था श्रावस्ती में। आजीवक का जो मुख्य केंद्र था वो था श्रावस्ती में, और इस युद्ध को उन्होंने देखा था या शामिल हुए थे मक्खलीपुत्र गोसाल, क्योंकि मृत्यु तो इनकी हुई थी 562 ईसा पूर्व में। मक्खलीपुत्र गोसाल की मृत्यु 562 ईसा पूर्व में हुई थी। अब हम थोड़ा से अजातशत्रु के धर्म के बारे में बात करते हैं। अजातशत्रु का धर्म, जैन साहित्य कहता है कि अजातशत्रु जो था पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और वो ये भी कहते हैं कि अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से मिला भी था, क्योंकि इसका साक्ष्य हमें एक पुरातात्विक शिलालेख है, पुरातात्विक एक साक्ष्य मिलता है, स्तंभ मिलता है पुरातात्विक, वो है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप जो कि सतना यानी एमपी में है। भरहुत स्तूप जो कि सतना यानी एमपी में है। इस भरहुत स्तूप के जो पश्चिमी द्वार है, भरहुत स्तूप का जो पश्चिमी द्वार है, पश्चिमी द्वार के जो एक रेलिंग, ये जो स्तंभ है, पश्चिमी द्वार पे जो रेलिंग एक स्तंभ है, रेलिंग लगा हुआ एक स्तंभ है, उसमें प्राकृत भाषा में अजातशत्रु भगवतो वंदते लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा में उसमें अजातशत्रु भगवतो वंदते, अजातशत्रु भगवतो वंदते लिखा हुआ है, मतलब अजातशत्रु महात्मा बुद्ध की वंदना करता है। इससे इस भरहुत स्तूप के इस पुरातात्विक स्रोत से स्पष्ट हो जाता है कि अजातशत्रु महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, और ये पहला अजातशत्रु के बौद्ध धर्मी होने का पहला पुरातात्विक साक्ष्य है, जो भरहुत स्तूप सतना मध्य प्रदेश में है। और अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष हम देखते हैं कि जानते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष मतलब 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में और जब महात्मा बुद्ध को मृत्यु हो गई तो अजातशत्रु उनके महापरिनिर्वाण के बाद
कुशीनगर गया। वो कुशीनगर गया अजातशत्रु, और कुशीनगर जाने के बाद वहां पर उसमें जब पहुंचा तो वहां पर महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी, उनकी जो अस्थियां थी उसका विभाजन हो रहा था। महात्मा बुद्ध की अस्थियों का जो विभाजन हो रहा था 8 भागों में बांटा गया था, और उसमें एक भाग अजातशत्रु ने भी महात्मा बुद्ध की अस्थि कलशों को, अस्थियों को का एक भाग महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ, और उस महात्मा बुद्ध की अस्थियों को वो राजगृह लाया और राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवा दिया। महात्मा बुद्ध की अस्थियों को एक जगह लाके वहां पे एक राजगृह में स्तूप का निर्माण करवा दिया गया। और इसी वजह से अजातशत्रु दावा करता है कि महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूं। अजातशत्रु स्पष्ट रूप से कहता है महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूं, क्योंकि हमें समफल सूत्र में अजातशत्रु द्वारा अपने पिता बिम्बिसार की हत्या के दोष का पश्चाताप करता है। समफल सूत्र में ये उल्लेख मिलता है कि अजातशत्रु अपने पिता की जो हत्या किया था उसके पश्चाताप के लिए वो महात्मा बुद्ध से भेंट करने गया था। इस साहित्य में इसका जिक्र मिलता है। और जब वो भेंट किया तो वो अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध को पुनीत पुरुष के नाम से संबोधित किया। महात्मा बुद्ध को अजातशत्रु ने पुनीत पुरुष के नाम से संबोधित किया। जब 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का डेथ हो गई या उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, तो करीब 3-4 महीने बाद अजातशत्रु ने राजगिरी के पास एक पहाड़ी थी, उसका नाम था व्यवहार पहाड़ी। राजगीर के पास 483 ईसा पूर्व में के पास व्यवहार पहाड़ी के पास पर स्थित एक गुफा थी, इसका नाम था सप्तपहाड़ी गुफा। सप्तपहाड़ी गुफा व्यवहार पहाड़ी पर स्थित राजगिरी के पास व्यवहार पहाड़ी थी, वहां पे सप्तपहाड़ी गुफा, जिसे निवरोध गुफा भी कुछ लोग कहते हैं। तो राजगिरी के व्यवहार पहाड़ी के पास सप्तपहाड़ी गुफा में अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया, और इस बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। और इस बौद्ध संगीत में करीब 500 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। 500 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए, इसी वजह से इसे पंचशतिका कहा गया है। 500 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए, उनको इसी वजह से उनको पंचशतिका कहा गया है। और हम देखते हैं कि इसी प्रथम बौद्ध संगीत में 2 पिटकों का संकलन किया गया। 3 पिटक है,
सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इसमें से प्रथम दो पिटक का देखते हैं, इसमें संकलन किया गया। पहला पिटक था सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन भी इस प्रथम बौद्ध संगीत में किया गया। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक की जो संकलन करता थे वो थे महात्मा बुद्ध का जो परम शिष्य था आनंद। ये वही आनंद था जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई, जब उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो इसने ही कहा था चलो अच्छा हुआ महात्मा बुद्ध अब नहीं रहे। तो सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया और इस सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत है और जो उनकी शिक्षाएं या धर्मोपदेश है, महात्मा बुद्ध के सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों या धर्मोपदेशों या शिक्षाओं का उल्लेख है। दूसरा पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक को जो संकलित किया था वो थे उपाली। उपाली ने विनय पिटक को संकलित किया और इस विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है।